इस तरीके का होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा गाइस, इंट्रोडक्शन देखा। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। स्ट्रक्चर जो होता है ना जी, उसके पहले, उसको जानने के पहले हमें यह समझना होगा कि आपके मेंस में कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1400 नंबर, 1400। ओ ठीक है जी, देख के तो तुम्हारा डर बढ़ जाता है। तो यू नीड टू ब्रेक दिस फियर, ठीक है, कि आंसर राइटिंग का फियर कैसे तोड़ोगे। तो उसको तोड़ने का तरीका एक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, जिसमें तुम हर क्वेश्चन पे एक एक दो दो नंबर तो कमा ही लोगे, ठीक है। ब्रेक फियर। अब ब्रेक कैसे करना है फियर? पहली चीज ये है कि आप एक आंसर पर डे लिखो। मैं तुम लोगों से बोलता हूं, कल भी वो एक मैम ने आंसर भेजा, मतलब तुम लोग क्यों शर्माते हो यार, आंसर लिखो भाई। तुम अपना ग्रुप बनाओ, तुम्हें अगर शर्म आ रही है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, चलो मेरे को नहीं करो, लेकिन मेरे को ये बताओ कि यस सर वी आर राइटिंग आंसर्स, वी आर हैविंग टेस्ट सीरीज, वी आर डूइंग टेस्ट सीरीज समवेयर एल्स, राइट। अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हो ना, प्लीज मैं सच बता रहा हूं, मतलब चुल्लू और पानी लो और डूब जाओ उसमें, कोशिश करो कि डूबना है अपन को, आज रात भर दिन भर बैठ के डूबो। क्यों? क्योंकि भाई आंसर नहीं लिखोगे कैसे काम होगा, कैसे काम चलेगा। क्वेश्चंस का वेट मत करो, क्वेश्चंस कितने सारे हैं मार्केट में, दो तीन अच्छे दोस्त बनाओ, उनसे क्वेश्चंस का बोलो कि भाई तुम फ्रेम करो आज का क्वेश्चन, दूसरा बंदा फिर तीसरे दिन फ्रेम करेगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करो अपने काम को। सो एवरीवन वांट टू राइट वन आंसर एज दी वर्ल्ड क्लास आंसर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, एक एक आंसर लिखोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन तुम लोग ये सोचते हो कि चलो यार ज्योग्राफी की पूरी क्लास हो जाए पहले बिंदास तरीके से, फिर हम आखिरी दिन जब मेंस का पेपर होगा तब हम वर्ल्ड क्लास आंसर तभी लिखेंगे। भाई वो दिन कभी नहीं आएगा। वर्ल्ड क्लास एजुकेटर कोई भी एक दिन में नहीं बनाए, वर्ल्ड क्लास एक्टर कभी भी कोई भी एक दिन में नहीं बनाए। ए आर रहमान को भी सालों लग गई थी, सालों की तपस्या करी थी तब जाके वो बने थे। जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है 40-40 50-50 साल उन्होंने जीवन घिस दिया। स्टीव जॉब्स ने जो आज एप्पल की कंपनी बना के गया है ना, उसको 50 साल की मेहनत थी। सोचो आप, ऐसे ऐसे ही नहीं हो जाता है। एक बहुत फेमस कहावत है, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है वो एक दिन में नहीं बनी है, तपस्या की जरूरत होती है। दैट इज वाई यू नीड टू इंप्रूव द आंसर राइटिंग स्किल्स। अब रियलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी रियलिटी की चीज क्या है कि पीपल बिल्ड फियर इन देमसेल्व्स। उन्हें ये लगता है कि अरे हम एक आंसर लिखेंगे, इस आंसर में तो बर्बादी पक्का, ये आंसर बर्बाद है। और ये देख के किसी ने बहुत सारी बुराइयां कर दी, भाई बुराइयों को आप पॉजिटिवली लो कि यहां पर अगर गलती है तो ये गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये तुम्हारे अंदर आग जलनी चाहिए, आग सुलगनी चाहिए, राइट। सो बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एंड आंसर राइटिंग से ही सिलेक्शन होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अपनी लाइफ में लेथार्जिक लेजीनेस इस चीज को लेकर तो बिल्कुल मन से निकाल दो। तुम एक 2 घंटे डिसाइड करो, डिवोट करो, लिखो, राइट। देन दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट थिंग इज हैबिट बिल्डिंग। आई टोल्ड यू, हैबिट बनाओ। हैबिट नहीं बन पाती लोगों की, जैसे मेरी भी रात को बहुत जल्दी नहीं सो पाता, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है। दिन भर मेरा अच्छा जाता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, मैंने अभी बहुत महंगी साइकिल खरीदी है तो साइकिलिंग ही नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा पेटू भी निकल रहा है, क्योंकि बैठे बैठे वो दिन भर खड़े होकर काम हो गया है, राइट। द थिंग इज दैट कि हम भी नहीं बना पा रहे, लेकिन हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट, क्योंकि मेरा तो पूरा दिन ही हैक्टिक होता है। बट ये मेरी गलती है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। वैसे ही आप लोग भी अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। गलतियों को कैसे स्वीकार करेंगे? पहली चीज, रिमाइंडर, रोज का रिमाइंडर करो। कोई ना कोई अच्छा बंदा, जैसे तुम्हारी माता जी हैं, पिताजी हैं, उनसे बोलो कि आपको रोज हमें आंसर के बारे में पूछना है, और अगर आप नहीं पूछेंगे या फिर अगर मैं नहीं लिखता हूं तो 2 थप्पड़े मारो मेरे को, और शिद्दत से 2 थप्पड़े खाओ। मेरा तो ये मानना है कि कुछ ना कुछ रिमाइंड करने के लिए बनाओ। भाई किसी की कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे बोलो कि बेटा तू चेक करेगी, नहीं तो तू मेरे से 4 दिन बात ही मत करना। ये हो जाता है, ठीक है। देन रूटीन बनाइए आप। रूटीन, रूटीन कि भाई इस टाइम पे तो मैं बिजी हूं, मतलब बिजी हूं। जो आंसर राइटिंग का टाइम होता है, जिस तरह से मेंस के आंसर पूछे जाते हैं, उस रूटीन को आप फॉलो करिए। गोल्स बनाइए। गोल्स कैसे बनेंगे गाइस? गोल्स जैसे कि अभी आप मान के चलिए इस महीने में 2 आंसर पर डे लिखो, धीरे धीरे 5 आंसर्स पर डे कर दो। ग्रेजुअली कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और टेस्ट सीरीज जैसे हम लोग भी निकालेंगे या कोई भी इंस्टीट्यूट निकाल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पे ज्वाइन करो, जहां आपको समझ में आ रहा है टेस्ट सीरीज निकालो और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो गोल्स अगर आप बनाएंगे ना, तो गोल से बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे, राइट। दैट इज ऑल अबाउट इट। अब बात आती है जी बॉडी ऑफ द आंसर। जैसे मेरी बॉडी है, सिर्फ मुंह ही मुंह से पढ़ाता तो मजा आता क्या? पहले हम लोग यहाँ पे होते थे, राइट, इधर से पढ़ाते थे, ऐसे ऐसे हमारे टीचर दिखते थे, लेकिन अभी पोडियम बन गया है तो ठीक है, राइट, प्लेटफॉर्म से। तो बॉडी ऑफ द आंसर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बॉडी में क्या है? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देखिए आप, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई क्वेश्चन की डिमांड, ठीक है।
डिमांड में क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करिए, अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करो। मैं बोलता हूं ना, क्वेश्चन को नंगा करना आना चाहिए, पहले तोड़ना आना चाहिए। अब कुछ चीजें उसमें डायरेक्टली पूछी जाती है, कुछ चीजें इनडायरेक्टली पूछी जाती है क्वेश्चंस को लेकर, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजों को देखिए। फिर नेक्स्ट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जी मिक्स ऑफ पॉइंट एंड पैराग्राफ। कई बार आप लोग भी पूछते होंगे कि सर पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट में लिखें, होता है कि नहीं होता है? आ जा रही, ठीक है। सो मिक्स ऑफ पॉइंट एंड पैराग्राफ, लैपटॉप, ठीक है। तो मिक्स ऑफ पॉइंट एंड पैराग्राफ, मिक्स ऑफ पॉइंट एंड पैराग्राफ। देखिए कई बार आप लोग पूछते हैं कि नहीं, अच्छा कौन कौन लोग हैं जो पैराग्राफ में पॉइंट में दोनों में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है, और कौन है जो सिर्फ पैराग्राफ में लिखता है, कौन है जो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में लिखता है। मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आपके आंसर में जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें आप पैराग्राफ लिखिए। मैं यही बोलूंगा कि ओपिनियन बेस्ड में आप पैराग्राफ लिखिए, और जो ओपिनियन बेस्ड नहीं है उसमें आप पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। जैसे फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ओपिनियन नहीं पूछना है तो पॉइंट्स में लिख दीजिए, राइट। आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तो लिखना ही, अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट्स पे फोकस करो। जो भी पॉइंट्स हैं उसकी सब हेडिंग डालिए, सब हेडिंग में ब्लॉक भी बना सकते हो। मैं तो यही बोलूंगा कि आप दो पेन मत यूज करो, सिर्फ एक पेन यूज करो, लेकिन एक पेन से अच्छे से लिखो, और जो मेन पॉइंट है उसको हेडलाइन में डालिए, अंडरलाइन करिए, पॉइंटर वाइज लिखिए, रिकमेंडेशन। कई लोग पॉइंटर्स में, मतलब मैंने देखा है अभी लोग जो कॉपी चेक कर रहा हूं ना, तो उसमें पॉइंटर इस टाइप के पॉइंट बना देते हैं, जैसे बिंदु। अरे भाई एरो बना दे, तेरी एरो दिखे तो। कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉइंटर में ऐसे ऐसे बना देते हैं, भाई इतना टाइम क्यों है, तुम सीधा पॉइंट बनाओ ना, एरो बनाओ। एरो नहीं बना रहे, लाइन बना दो, वो भी लाइन अच्छे से बनाओ। अब कई लोगों की लाइन बनती है तो वो लाइन ऐसी बनती है जैसे ये पेपर है, तो उसमें किसी ने यहाँ लाइन बना दी, फिर यहाँ लाइन बना दी, यहाँ बना दी। मतलब तुम आंसर को ढंग का तो लिखो यार। लाइन भी अगर बना रहे हो तो बाकायदा ऐसे करके पॉइंटर्स लिखिए ना आप ढंग के, वो दिखना तो चाहिए कि हाँ भाई ये 4 पॉइंट्स में आपने इन चीजों को डिफाइन करा है या डिस्क्राइब करा है। तो पॉइंट्स में लिखिए। रिकमेंडेशंस, हमेशा अपने आंसर में कुछ ना कुछ रिकमेंडेटरी रिमार्क दोगे ना, तो इससे ये दिखेगा कि ये बंदा मतलब ओपिनियन बेस्ड है, ठीक है, ओपिनियन देता है। रिकमेंडेशंस, कोई कमेटी की रिकमेंडेशंस दे सकते हो कि भाई एआरसी ने ये बात बोली थी, इसलिए सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स को आने वाले समय में लाल बत्ती छोड़ देना चाहिए। एआरसी ने बीआईपी कल्चर खत्म करना है तो सायरन बंद कर देना चाहिए। मतलब ये क्या है, रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी और उसको माना। फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके आंसर में पता नहीं क्या है कि वो फेविकॉल लगा के, फेविक्विक लगा के लिखते हैं शब्दों को, तो वैसा लगता है भाई कि भसड़ मच, बिल्कुल चिपका के रख दिया। अरे मेरे भाई स्पेसिंग दो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिंग वर्ड्स के बीच में, तो इससे क्या होगी, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो मैंने कई बोला था आपको, मैंने बोला था ना कि ओपिनियन बेस्ड आंसर शुड आइडियली बी रिटन इन पैराग्राफ्स। ग्रेट ग्रेट हर्षित, सही बोल रहे हो, आपका आंसर भी अच्छा ही है, आप लेकिन काफी टाइम से लिखे नहीं हो, राइट। फिर जो फैक्ट बेस्ड आंसर होते हैं ना, दे कैन बी रिटन इन बोथ पैराग्राफ्स एंड इन बुलेट्स और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। तो ये फैक्ट बेस्ड की बात मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया, मेंशन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एमपीपीएससी का 11 मार्कर का क्वेश्चन है। उन्होंने क्या पूछा, मेंशन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम, एंड एनालाइज मेजर्स फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, आया है, ये आ क्या गया, आ गया, ठीक है, ये पूछा गया है, तो भाई अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें क्या करना है। पहली चीज तो ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दो छोटा सा पेपर को। मैंने क्या बोला ना, क्वेश्चन को नंगा करना है, कपड़े उतारना है। कपड़े कैसे उतारोगे भाई, प्रिंसिपल्स डिजास्टर मैनेजमेंट उस पर बात करनी है। फिर एनालाइज कर रहा है, एनालाइज मतलब ये तुमसे पूछ रहा है, ओपिनियन पूछ रहा है, एनालाइज करके तुम बताओ कि भाई क्या हमारे जो मेजर्स लिए जाते हैं रिलीफ के और रिहेबिलिटेशन के वो सही है या नहीं है। डिजास्टर इज नॉट अबाउट द नेचुरल डिजास्टर्स ओनली, इट ऑल्सो अबाउट द मैनमेड डिजास्टर्स। जैसे कोरोना देखा आप लोगों ने, नेचुरल थोड़ी ना था, मैनमेड था, तुम क्यों वायरस ऐसे बना रहे हो, आई बात समझ में। तो ऐसे कई सारे डिजास्टर्स होते हैं, एपिडेमिक्स भी एक डिजास्टर है, राइट। तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं, तो आपको ये लिखना चाहिए। अब इसमें आप डाटा डाल दीजिए, 2004 में हमारे इंडिया में डिजास्टर आया, भुज अर्थक्वेक के बारे में लिख सकते हो आप। फिर आप 4PM टेक्निक के बारे में लिख सकते हो कि भाई प्रिपरेशन पे बात करनी है, देन प्रिपेयर्डनेस पे बात करनी है, डिजास्टर अगर आएंगे, प्रिपरेशन, प्रिपेयर्डनेस, देन रिस्पॉन्स,
देन रिकवरी कैसे करनी है, फिर मिटिगेशन एफर्ट्स क्या होना चाहिए। इस टाइप से 4-5 पॉइंट में आप चीजों को डिफाइन करिए, तभी तो आपका आंसर अच्छा हो पाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द बॉडी, यू नीड टू फ्रेम द बॉडी एंड यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे उपसंहार के बारे में। अब उपसंहार कैसा होना चाहिए गाइस, देखो ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आप कंक्लूजन लिखो ना, तो डिफरेंट पार्ट्स को ऑर्डर में लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना आंसर राइटिंग में, मैं जैसे कभी आंसर चेक करता हूं तो उसमें आंसर जैसे एक, अगर डेफिनेशन अच्छी है तो डेफिनेशन पे 1 नंबर दे दिया, अगर बहुत अच्छी लिखी है तो 2 नंबर दे दिया, बॉडी अच्छी है तो मैं ऐसा करता हूं जैसे 7 नंबर की बॉडी मानता हूं, मान के चलता हूं, तो 7 नंबर की बॉडी में से अगर बहुत अच्छी बॉडी लिखी तो 3 नंबर 4 नंबर दे दिया, ठीक है। और नीचे गए कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में 2 नंबर का कंक्लूजन, 1 से 2 नंबर का कंक्लूजन मान लो तो 1 नंबर दे दिया, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अच्छे हैं। और अच्छा देना है नंबर तो बंदे का डायग्राम, डायग्राम पे 1 नंबर दे दिया। यही तो है भाई, तुम सोचो 1 नंबर उस पे, 1 3 4 नंबर उस पे, 5 6 7 नंबर अगर तुम्हें 11 मार्कर में मिल रहे हैं ना, टोटल अगर देखोगे बहुत अच्छे हैं, मतलब तुम टॉप कर जाओगे, तुम रैंक 1 आओगे पक्का। और यूपीएससी में तो तुम 7 नंबर पे तुम हवा में हो जाओगे, तुम रिकॉर्ड बना दोगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब सोच रहे हो 11 मार्क, यूपीएससी में टॉप पर जो होता है ना वो भी 50% नहीं होता, देख लेना टीना डाबी का रिजल्ट तुम लोग, राइट। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, वेटेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होता है, इसलिए कंक्लूजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, देखो सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए कि भाई वो मेन एलिमेंट्स को, मेन पॉइंट्स को, मेन आर्गुमेंट जो भी आंसर के होते हैं ना जी, उनको बहुत आसानी से लिखे, ठीक है, उसमें आसानी से डिफाइंड हो, राइट। एंड कंक्लूजन इस तरीके का होना चाहिए कि जो ऊपर में जो तुमने आंसर लिखा है उसका एक पॉजिटिव ओपिनियन काइंड ऑफ दे, पॉजिटिव ओपिनियन दे, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग दे, ठीक है। नॉट ओनली पॉजिटिव, अगर क्रिटिकल एनालिसिस है तो क्रिटिकल एनालिसिस करो, आप क्रिटिकली एनालाइज करिए चीजों को, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस में ये होता है कि 60% हमें क्रिटिसाइज करना है और 30-40% एनालिसिस देना है कि ठीक है भाई पॉजिटिव आर्गुमेंट देना है। और क्रिटिकल में क्रिटिकल चीजों को ज्यादा दिखाना है, हाईलाइट करना होता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन की खास बात है। कंक्लूजन में हमेशा याद रखिए बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए, बैलेंस्ड मींस बैलेंस्ड, बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। तुम्हारा जो वे फॉरवर्ड है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि तुम भी रूढ़िवादी दिख रहे हो कि हाँ ट्राइबल्स ऑफ इंडिया शुड बी देयर इन ट्राइब्स ओनली, रिजर्वेशन शुड बी कैंसल्ड, रिजर्वेशन इज नथिंग, रिजर्वेशन डू एंड डोंट डू एनीथिंग। भाई तुम जाओ, पुराने समय में जाओगे, अंबेडकर जी से अगर मिले होते ना, उनके साथ चाय पे चर्चा करी होती तो वो तुम्हें बताते कि भाई कंडीशन कितनी पुअर थी। और आज भी आप देखोगे तो कंडीशन कितनी पुअर है, आप देखिए उनको, समझिए गाइस, ठीक है। तो अभी तुम लोग लॉजिकल ब्रेन ओपन करो, कास्टिज्म मास्टिज्म ये सब छोड़ दो। मैं लिटरली देखता हूं, अभी मैं रिसेंट में एक बंदे से मिला था, राइट, मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो बहुत बड़े पद पे हैं, आईजी हैं, उनके बेटे की शादी करनी है, तो वो मेरे से बोलते हैं कि सर अमन जी इनके लिए, वो मेरा दोस्त है, उनका बेटा मेरा दोस्त है, तो वो मेरे से बोलता है बंदा तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर कास्ट का ही चाहिए। तो भाई दूसरा मिल रहा है तो देख लो, दूसरी कास्ट का मिल रहा है तो वो देख लो ना, इंसान को देखो ना, तुम कास्ट को देख के तुम शादी कर रहे हो, मतलब सिर्फ कास्ट को देख के तो वो 4 साल निकल गए, उनकी शादी नहीं हुई। भाई इफ यू आर इन लव विथ समवन नो, सो जस्ट मैरी दैट पर्सन। कास्टिज्म मास्टिज्म कुछ नहीं होता है, ठीक है, इंडिया ही है, और इंडिया लिटरली मैं सच बता रहा हूँ बर्बाद भी है सिर्फ कास्टिज्म के कारण, क्योंकि हम लोगों की सोच थोड़ी खराब है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल सोच है ना वो थोड़ी कहीं ना कहीं बर्बाद है, राइट। लेकिन चूंकि आप लोग एजुकेटेड क्लास हैं, आप लोग एक बहुत बड़े पद की तैयारी कर रहे हो जहां पे तुम्हें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो तुम्हारे आंसर में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन सजेशंस होना चाहिए आपके आंसर में, सॉल्यूशंस होना चाहिए आपके आंसर में, रिफॉर्मेटिव आर्गुमेंट्स होना चाहिए। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि भाई कई बार ऐसा होता है कंक्लूजन हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख सकते हो तो लिखो। अगर फैक्ट डायरेक्ट पूछा है, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दे सकते, तो 10 में से आप 2 क्वेश्चन में कंक्लूजन ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन अगर आप लिखते हैं कई बार 2 लाइन 1 लाइन तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन में क्या क्या दे सकते हो, कई लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि भाई सजेशंस, मैं बोलूंगा कि कंक्लूजन में सजेशंस लिखिए आप। कमिटी कोई है तो उसकी रिकमेंडेशंस लिख दीजिए, रिकमेंडेशंस लिख दीजिए, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर देंगे तो उससे क्या फायदा हुआ, उसके बारे में लिखिए कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे सपोज करिए एथिक्स का क्वेश्चन है, अब वहां पर मनरेगा के चलते, मनरेगा नहीं, मिड डे मील के चलते कोई पर्टिकुलर गांव है जहां पर
दलित लड़की या दलित महिला खाना बना रही थी, लेकिन उसके चलते सारे बच्चों ने, सारे परिवार वालों ने वहां पे खाना छोड़ दिया या स्कूल आना छोड़ दिया। अब आप क्या करोगे ऐसी जगह पे? भाई कॉन्फिडेंस में लो वहां के सारे लोगों को, ठीक है, जो वहां के सरपंच हैं, जो वहां के लोग हैं, वहां के टीचर हैं, जो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो भाई तुम कुछ मत करो, तुम जाके खाने लगो। भाई एस एन एसडीएम, तुम जब नहीं सोच रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लेकर जाओ, 2-3 लोगों को, क्योंकि देखो यहां पर ये नहीं करना है कि तुमने अगर वहां पे दलित महिला को हटा के अच्छी महिला, मतलब जैसे ब्राह्मण महिला रख दी, तो भाई वहां पर लोग आने लगेंगे, लेकिन तुमने उनके माइंड को चेंज करा क्या? तुम्हारे तुम्हारे लेवल पे तुमने रिफॉर्म ही नहीं करा। तुम्हें माइंड चेंज करना है। जैसे मैं यहां पर क्या बात करता हूं, मैं तुम लोगों का माइंड चेंज करने की बात करता हूं। एजुकेशन इज नथिंग, हम बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं, ट्यूशन इज जस्ट, दिस कोचिंग इज जस्ट 10%, 90% इज योर एफर्ट, योर एंड योर एफर्ट्स। आप इन वीडियोस को कितनी बार देखते हैं, आप नोट्स को कितनी शिद्दत से बनाते हैं, आप मेरी क्लास को लाइवली कितने अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, आप पूरी नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन पे इफेक्ट करती हैं गाइस। इसलिए मैं यही बोलता हूं कि भाई आप अपने लेवल पे काम करिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, भाई स्कीम लिख दो, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं उनके बारे में लिख दो। ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव, भाई अगर ओबामा ने या फिर जो जो बिडेन है, उन्होंने अगर कोई अच्छी स्कीम निकाली है यूएसए में, डेवलप्ड कंट्रीज में, तो व्हाई नॉट इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर स्कीम्स इन इंडिया ऑल्सो, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं जी, उस स्कीम को इंडिया में भी लेकर आइए। मतलब मैं ये बोलूंगा कि रिफॉर्मेटिव एजेंडा, अगर आप इंटरनेशनल भी आर्गुमेंट देते हैं, तो मेरे जैसा अगर कॉपी चेकर होगा या फिर कोई अच्छा यूपीएससी वाला बंदा है या टीचर जिसने यूपीएससी की तैयारी करी है, क्योंकि आने वाले समय में जो आप लिखेंगे 2 साल बाद, मीन्स 2 साल तो लगेगा पक्का, ठीक है, तो 1-2 साल बाद लिखेंगे, तो वहां पर जो टीचर्स होंगे हो सकता है पुराने विचार के, लेकिन उनको अगर वहां पे इनोवेशन दिखेगा ना, तो तुमको 100% अच्छा नंबर देंगे ही देंगे, राइट? तो ये आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लिख सकते हो। फिर लास्ट चीज जो है वो है शाहरुख भाई, ठीक है, अपने आंसर में हमेशा वर्ड लिमिट का बहुत बड़ा रोल होता है, वर्ड लिमिट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे शाहरुख भाई ने क्या लिखा है यहाँ पे डायलॉग, कि मोहल्ला बचाते बचाते शहर जल गया। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है भाई, 11 मार्कर उन्होंने लिखना, उन्होंने इतना लिखा बिल्कुल आराम से। उनका एग्जाम्पल फिर से अब मैं नहीं बोलूंगा। आधे घंटे में तुमने एक ही आंसर लिखा, बिल्कुल आधे घंटे में तुमने एक आंसर लिखा, तो तुमने मोहल्ला तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारे शहर की तो डैश 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 हो गई ना, ठीक है। तो याद रखना कि हमें ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। जितने नंबर का क्वेश्चन है 3 मार्कर्स में, ये नहीं कि आप 5 मिनट में आंसर लिखो, 5 मार्कर्स में ये नहीं कि तुम 25 मिनट में आंसर लिखो, 11 मार्कर में ये नहीं कि तुम 1 घंटे ही लगा लो, तो भाई कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम आराम से घर में बैठो, तुमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल 100% बिल्कुल कटु सत्य है, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको वर्ड लिमिट पे फोकस करना पड़ेगा, टाइम लिमिट पे फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि भाई लैंग्वेज प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की रोल, राइट? So this is all about the today's class. If you have any doubt, right, please feel free to, or feel free to ask me. Feel free to ask me. And how was the class? Please do comment, right? It will be very happy moment for me also because it took a lot of time. ठीक है, इसमें मेरे काफी एफर्ट्स गए थे, और स्लाइड्स को बना के और इन चीजों को एक्सप्लेन करना एंड ऑल इज वेरी कैटास्ट्रॉफिक फॉर मी ऑल्सो, राइट? क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहले मैं चीजों को अपने पे इंप्लीमेंट करूं, क्या मैं वो चीजों को कर पा रहा हूं, फिर मैं बातें करता हूं। मेरा ये नहीं है कि सिर्फ बातें करना है, काम नहीं करना है। आई बिलीव थोड़ा सा गांधीयन आइडियोलॉजी के फॉलोअर हैं हम थोड़े से। भाई गांधी जी जो बोलते थे, पहले खुद पे इंप्लीमेंट करो फिर बोलो लोगों को। मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि अगर आपको समझ में आया है, आपको लगी हो हेल्पफुल, इट्स वेरी गुड। यूट्यूब पे भी हम अपलोड करेंगे इस क्लास को, ठीक है। आप लोग अपने लोग हैं, एग्जाम ओरिजिनल्स के ब्रांड आप ही लोग हैं, आप ही लोग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आंसर लिखिए गाइस, ठीक है। और मेरी क्लास में जितना हो सकता है ना जी, लाइवली अटेंड करने की कोशिश करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम नेक्स्ट क्लास जो लेकर आएंगे, अभी तो नहीं, कुछ दिनों बाद, जिसमें मैं कीवर्ड्स पे बात करूंगा, ठीक है, और वो हम यूट्यूब पे ले लेंगे, राइट? कीवर्ड्स पे हम लोग बात करेंगे, डिफाइन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एलैबोरेट, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। ये सब ऐसा लगता है दूर से कि अरे सब एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते, इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। तो बारीक चीजों पे मैं बात करूंगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि प्लीज डू राइट द आंसर्स
वर्षा ने अभी लिखा, वर्षा नहीं, मेघना ने लिखा है, तो मैंने आपको रिमार्क भी दिया है, तो आप प्लीज आंसर को जरूर लिखिए. That's all about it. यार अपेंद्र जी, it is very efficient class. Excellent session, sir. Harshit ji, amazing class. Great. Thank you. Thanks a lot, guys, for listening me very patiently and peacefully. I really love you all, guys. Right? Okay, great. Nice session. Both. Yeah. चलिए, फिर हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं. कल मिलेंगे फिर से ज्योग्राफी के साथ. और कल का टॉपिक है ला नीना, एल नीनो, इंडियन ओसेल डायोड, इंडियन ओसेल डाइपोल, सबके डायोड नहीं डाइपोल, इसके बारे में बात करेंगे. मॉनसून, ये सब हम बात करेंगे. थंडर स्टॉर्म कैसे होता है, थंडर स्टॉर्म. ठीक है, तो ये सारी क्लास रहेगी, इसलिए कल आना, क्योंकि लाइव में आप रहेंगे तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा. राइट? सो आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली. बाय. इसको